हाँ ठीक है। तो देखिए, आप लोग प्राकृतिक खेती सीखने वाले किसान हैं, बांदा हमीरपुर के किसान हैं, और आज मैं आपको ज़मीन में ह्यूमस बढ़ाना, ज़मीन में ह्यूमस कैसे बढ़ाएं, ज़मीन में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को कैसे ठीक करें ताकि हम डीएपी, पोटास, यूरिया से बच सकें, हमारी फसलों में बीमारियां कैसे ना लगें, इस सारे विषय को लेकर के है क्या कि प्राकृतिक खेती तो देखो, हमको हमारे पूर्वज सनातन काल से प्रकृति के भरोसे ही खेती करते थे। सो प्रकृति के भरोसे की जाने वाली खेती को या प्रकृति की व्यवस्था के साथ कदम ताल मिला करके चलने की खेती को हम प्राकृतिक खेती कहते थे। तब हमारे पूर्वज जो है ना, इसके लिए नहीं, नौ नगर न तेरा उधार वाली कहानी नहीं थी। खेती का मतलब था, खेती करते थे, संस्कृति का पालन करते थे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे, खेत की मेड़ बनाते थे, बरसात का पानी रोकते थे, खेत की मेड़ों पर महुआ के, अर्जुन के, जामुन के पेड़ लगाते थे निस्वार्थ भाव से। आपने बचपन काल में देखा होगा कि हम अपने गांव में किसी के आम के बगीचे से आम तोड़ करके खूब खा सकते थे, किसी की बेरी के बगीचे से बेर खूब तोड़ करके खा सकते थे, किसी के आंवले के पेड़ से आंवला तोड़ करके अचार रख सकते थे, कोई किसी को मना। ये गांव का एक परिवेश था, ये संस्कृति कहलाती है। लोग अपने लिए नहीं करते थे, परमार्थ के कारण साधुन धरो शरीर, हमको भी मिल जाएगा। क्यों? हमारे पास आम है, गांव के बच्चे आम तोड़ लेंगे, उनके पास आंवला था, मेरा बच्चा वहाँ से आंवला तोड़ लाया, उनके पास बेर था, उनके पास करौंदा था, उनके पास नींबू था, उनके खेत में गन्ना था, उनके खेत में शकरकंद थी। और अगर कोई तोड़ने नहीं आता था तो आपको याद होगा, लोग दे आते थे, ठीक है ना। अब क्या हुआ है कि अब हमारे दिमाग में एक लालच जो है ना, बहुत तगड़ा घुस गया है। लालच इतना जबरदस्त घुसा है कि हमें अपनी इस जमीन से 40 कुंटल गेहूं काटना है। प्रयास हर साल करते हो कि 40 कुंटल से ज़्यादा पैदा करना है, लेकिन पैदा वो 25 कुंटल होता है, और 40 कुंटल पैदावार लेने के लिए आप अनाप शनाप यूरिया डालोगे, अनाप शनाप डीएपी डालोगे, फिर खरपतवार मारने की दवाई डालोगे, 6-6, 7-7 पानी लगाओगे। हमें पता है होना 25 कुंटल ही है। आप सर के बल खड़े हो जाइए। क्यों? क्योंकि जमीन की अपनी एक क्षमता है, उसकी एक अपनी कैपेसिटी है, उसके बाहर वो नहीं जा सकती है। आप जब दबाव बनाते हो तो कुछ उगलती है कुछ, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है ना। जैसे हमारे पेट में जितना पानी, जितना भोजन है, अगर हमको कोई वोमिटिंग कराना चाहे कि इसको उल्टी करा के इसका निकाल लें, कितना निकालोगे? जितना है उतना ही तो निकालोगे, उससे ज़्यादा तो नहीं निकाल पाओगे। तो चलिए, कुल मिलाकर के प्राकृतिक खेती में हम जमीन का, जल का और बायोडाइवर्सिटी का दोहन नहीं करते, लूटने का प्रयास नहीं करते। प्राकृतिक खेती में हम प्रकृति को कुछ देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रकृति को जब हम कुछ देते हैं और प्रकृति संपन्न होती है, वैभवशाली होती है, समृद्ध होती है, तो उसका रिटर्न हमको मिलता ही मिलता है। तो इसी बात को लेकर के आज आपके सामने ये जीवामृत की बात है कि जीवामृत क्या बला है, जीवामृत कैसे बनता है और ये क्यों ज़रूरी है।
तो अभी जो आपने सुना है कि एक ड्रम लो, 200 लीटर पानी भरो, 10 लीटर गौमूत्र डालो, 10 किलो गोबर डालो, 500 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी डालो और 1 किलो गुड़ डाल दो, 1 किलो बेसन डाल दो और 72 घंटे में बन जाता है। अब आप देखना कि ये जंगल की मिट्टी है। अगर ये जंगल की मिट्टी 100 ग्राम है तो आप जानते हो जीवाणु इसमें कितने हैं? इस जंगल की मिट्टी में अगर 1% जीवांश कार्बन है, 1%, तो 99 ग्राम तो पत्थर है। 1% जो जीवांश कार्बन है, ह्यूमस यानी कार्बनिक पदार्थ, उसी में जीवाणु रह सकता है। तो 100 ग्राम में 1 ग्राम में जीवाणु हैं, और हैं कितने? जो 1 ग्राम बचा उसमें 90% कार्बनिक पदार्थ है। तो जीवाणु कितने हुए? 0.001 ग्राम। और मैं ऐसी मिट्टी इस ड्रम में डालूं 500 ग्राम और कहूं भाई हे जीवाणु, तुम 72 घंटे में इस पूरे ड्रम में खूब ढेर सारे हो जाओ, और सुनो तुम्हारे पास समय है सिर्फ 72 घंटे का, और तुमको भोजन के नाम पर जो मैं दे रहा हूं 1 किलो बेसन और 1 किलो गुड़, इससे ज़्यादा मिलेगा नहीं, और तुम इतने हो जाओ, हो जाएगा। कोई जादू है? नहीं है। तो सुनिए, इसीलिए ये वाला जो जीवामृत बना रहे हैं लोग देश के, उनको बहुत कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। उत्पादन ऑल ऑफ सडन बहुत ज़्यादा गिर जाता है, लेकिन चूंकि प्रकृति प्रेमी हैं फिर भी बेचारे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और फिर वो क्या करते हैं? हार जाते हैं, क्योंकि पड़ोसी से अपनी फसल की तुलना करते हैं, और फिर एक दिन आता वो कहते हैं कि बाढ़ में जाए ये दुनियादारी, सब साला बेवकूफ़ बनाते हैं लोग, हमारी तो वही यूरिया DAP वाली सही है। अब बताता हूँ आपको सत्य क्या है। ये एक दर्शन है और एक विज्ञान है। इस जीवामृत में क्या है? दर्शन भी है और विज्ञान भी है। विज्ञान का देखिए, नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है कि जिसका स्रोत वायुमंडल है। दुनिया का सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कहाँ है? वायुमंडल में। नाइट्रोजन की आदत है, जैसे आप यूरिया देते हो, अगर ज़्यादा पानी हुआ तो यूरिया पानी में घुली और ज़मीन के नीचे चली गई। कुछ पौधों ने उपयोग किया, और जो पौधों के उपयोग के बाद बच गई वो फिर हवा में चली गई। तो यूरिया को बांधने का काम करता है ये बायोमास। ये जो बायोमास है, जो बाद में ऐसा इस तरीके का होगा, सड़ करके इस तरीके की मिट्टी में कन्वर्ट होगा। यूरिया इसी में थोड़ी बहुत रह सकती है। यूरिया स्वतंत्र, इसको बांधने के लिए बाइंडिंग मटेरियल है कार्बनिक पदार्थ, अन्यथा ये ज़मीन के नीचे खिसक जाएगी या हवा में। तो जब आपके खेत में जीवांश कार्बन 0.3% है, तो ये तो ध्यान रखिए यूरिया है नहीं ज़्यादा, और आपको गेहूं बोना है। अब कुछ लोगों ने कहा जीवामृत डालो और नाइट्रोजन और फास्फेट पोटास मत देना। तो भाई साहब उत्पादन तो देखो आधा होगा, गारंटी के साथ उत्पादन हमारा आधा होना ही होना है। अब क्या करना है? तो नाइट्रोजन तो हमें देनी है। किन फसलों में? जिन फसलों की वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, धान है, गेहूं है, गन्ना है, कपास है, इनमें ये फसलें अगर बोएंगे, जीवामृत डाल रहे हैं, तब भी हमें नाइट्रोजन देना है। अब आइए फास्फेट।
फास्फेट के बारे में आप किसी भी वैज्ञानिक से पूछना देश के कि भाई हम जो डीएपी देते हैं उसमें कितनी डीएपी हमारी फसल यूज करती है और कितनी डीएपी फिक्स हो जाती है ज़मीन में, तो बताएगा कि जो फास्फेट है वो 25 से 30% फसल के काम आती है, शेष वहीं ज़मीन में अघुलनशील मात्रा में बदल जाती है। तो कल्पना करिए अगर कोई किसान 20 साल से 1 एकड़ ज़मीन में 1 बोरी डीएपी खरीफ में और 1 बोरी डीएपी रबी में दे रहा है, तो 10 साल में उसने 10 कुंटल डीएपी दी है। 10 कुंटल डीएपी में 3 कुंटल डीएपी केवल फसलों के काम आई है, 7 कुंटल अभी वहीं पड़ी हुई है। पिंटू बंद करो इसको। 7 कुंटल डीएपी अभी वहीं है। अगर हमारा ये जीवामृत सही विधि से बन जाए तो वो जो अघुलनशील डीएपी है उसको घुलनशील अवस्था में लाने के लिए 2 ही मैकेनिज्म हैं। या तो उस खेत में आप सल्फर का प्रयोग करिए, तो सल्फर से क्रिया करके फास्फेट सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसीलिए कई बार आप लोगों ने जब जिप्सम अच्छी क्वालिटी का आता था, जिप्सम डालने पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते थे। रीज़न क्या था कि जो अघुलनशील अवस्था में डीएपी है, जब हमने जिप्सम डाला तो सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करके वो घुलनशील अवस्था में आई, क्रॉप को मिल गई। लेकिन अब जिप्सम उस क्वालिटी का नहीं आ रहा है। तो दूसरी क्या बात है? दूसरी बात ये है कि जो ज़मीन में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, ये अगर चले जाएंगे तो ये उस डीएपी को घुलनशील अवस्था में ला देंगे। तो जैसे अभी जो मैं विधि बताऊंगा जीवामृत बनाने की, इस विधि से अगर आप जीवामृत बना लेंगे, जो विधि मैं बताने जा रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं देश के किसी भी किसान को आगे आने वाले 50 सालों तक डीएपी की जरूरत। लेकिन जीवामृत जैसे बनना चाहिए वैसे बनाना है। कैसे बनना चाहिए? तो देखिए, या तो मैं जंगल की मिट्टी, जैसे मैं कहता हूं कि जंगल की मिट्टी, मैं बार बार कहता हूं बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी नहीं कहता हूं, क्योंकि समझना पड़ेगा। मेरा मतलब ये नहीं कि बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी में जीवाणु नहीं है। बरगद के पेड़ में भी हैं, पाकड़ के, गूलर के, महुआ के, जामुन के, नीम के, हर उस पेड़ के नीचे जीवाणु हैं, जिसके नीचे उसकी पत्ती, उसके फल गिरते हैं और वहीं सड़ते हैं। कोई झाड़ करके नहीं फेंकता है या पानी में बह करके कहीं दूर नहीं जाते। यानी कि 1 फुट आधा फुट बायोमास वहाँ इकट्ठा है। बायोमास हटाया, नीचे ब्लैक कलर की मिट्टी मिली है, समझ लीजिए वहाँ जीवाणु हैं। तो ऐसे बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लानी है। कितनी? 5 किलो। मान लो जैसे मेरे पास ये मिट्टी है जंगल की, 5 किलो। अब आप यहाँ मेरे फार्म हाउस पर हैं, तो यहाँ वो बहुत ढेर सारे ड्रम रखे हैं जिसमें मैं जंगल की मिट्टी का जीवाणु वहाँ डेवलप हो रहा है। देश के 43 जंगलों की मिट्टी लाया था मैं सन 2009 से सन 2013 तक, 4 साल। देश के 43 जंगलों की मिट्टी ला करके बैक्टीरिया का संवर्धन मैंने किया है, और उसका ये कल्चर है। ये देखिए, ये जो है इस कलर का, जैसे संतरे का जूस होता है ना, ये। अब हम क्या करते हैं, आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं। आप अभी मेरे यहाँ से कल्चर ले जाएंगे, सब लोग ले जाएंगे। हमने इस कल्चर को इस ड्रम में क्या डाला? जीवाणुओं का, जंगल के जीवाणुओं का
जिस देश के जिस किसान भाई को ये कल्चर यहाँ से ले जाने में असुविधा, वो जंगल की मिट्टी ला सकता है और 5 किलो मिट्टी डाले पानी में। अब ये जीवाणु पानी में चले गए, अब इनको चाहिए भोजन। तो भोजन के नाम पर मैं डालूंगा इसमें 5 किलो गुड़। देखिए ये गुड़ है, गुड़ पानी में घुलनशील है। अभी ये पानी में डालूंगा और ये पानी में डंडे से जब हिलाऊंगा तो ये पूरा का पूरा गुड़ घुल जाएगा और ये बैक्टीरिया का भोजन चालू हो जाएगा। ये बैक्टीरिया का भोजन है। मैं जब इससे पंजे से हिलाऊंगा और कभी भी जब आप जीवामृत बनाएं तो देखो इस तरीके के पंजे का इस्तेमाल कराएं, इस तरीके के पांचा। क्योंकि डंडे से जब कोई कहे इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए तो डंडे से तो नहीं घूमेगा, नीचे का पानी बिल्कुल घूमने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो हमेशा जब जीवामृत बनाइए तो इस तरीके का पांचा बना लीजिए और इसको मैंने चला दिया। इसमें फिर डालूंगा मैं 5 किलो ये आटा, ठीक है ना। देखिए पाँच किलो आटा डाल दिया। अब आटा बहुत जल्दी नहीं घुलेगा। अब देखना, अब गुड़ तो घुलेगा, आटा नहीं घुलेगा। आटा इसमें तैरता रहेगा, तैरता रहेगा, तैरता रहेगा। आटे का पार्टिकल माइक्रो पार्टिकल है, माइक्रो। बैक्टीरिया क्या, माइक्रो। गुड़ का क्या था, नैनो। ये जो आटा है इसके जो कण है देखिए हवा में उड़ रहे हैं ना, ये दिख रहे हैं ना आपको। आप एक एक कण को देख सकते हैं, देख सकते हैं ना, एक एक पार्टिकल दिख रहा है। तो जो चीज़ आँखों से दिखती है वो माइक्रो नहीं होती, वो माइक्रो फॉर्म में है। यानी कि जीवाणु के शरीर से वो 10, 15, 20, 25, 30 गुना बड़ा है। तो इसलिए ध्यान रखिए, जीवाणु आटे को नहीं खाएगा, अभी नहीं खाएगा, कम से कम 20 दिन। लेकिन गुड़ चूँकि घुल गया इसलिए गुड़ को वो अपनी स्किन से एब्जॉर्ब करेगा। बैक्टीरिया के कोई मुंह नहीं होता जो खाता हो, वो तो स्किन से एब्जॉर्ब करता है। तो गुड़ एब्जॉर्ब करेगा, आटा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। आटा भी यहाँ पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पानी के साथ गुड़ के साथ फर्मेंटेट होगा और कुछ दिन के बाद 15-20 दिन के बाद इसका टूटेगा। टूटने के बाद ये नैनो में कन्वर्ट होगा, बैक्टीरिया का भोजन ये भी बनेगा। अब इसको इतना डालने के बाद हम इसको दिन में एक बार, कभी भी सिर्फ एक बार, सुबह या शाम एक बार मैं इसको पंजे से चला दूंगा, केवल एक बार। चलाने का मतलब ये है कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। और इसमें चूंकि मैंने बताया इसमें माइक्रोब्स कौन से हैं, अनएरोबिक। अनएरोबिक एक जीवाणु होते हैं एरोबिक। जो एरोबिक होते हैं वो हमेशा सरफेस पर रहते हैं। जैसे कोई पूछे एरोबिक अनएरोबिक की क्या पहचान है, तो एरोबिक हमारे शरीर के स्किन में हैं, एरोबिक धरती के ऊपर हैं, एरोबिक प्लांट के ऊपर हैं, एरोबिक पानी की सतह पर हैं। और जो अनएरोबिक हैं वो पानी के नीचे हैं, धरती के नीचे हैं, शरीर के अंदर हैं। जो अंदर रहने वाले हैं वो अनएरोबिक। कई बार लोग कहते हैं अनएरोबिक को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन हर जीव को चाहिए, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। तो अनएरोबिक को ऑक्सीजन कम चाहिए। हिलाने का मतलब क्या है कि जो नीचे का पानी है जब ये हिलता है तो इसमें वायु संचार होता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा अंदर बढ़ जाती है, बैक्टीरिया का काम शुरू चलने लगता है।
तो इसको दिन में एक बार हिलाना है। 15 दिन के बाद क्या करेंगे, हमको ऐसे ही हाइपोथेटिकली मैंने सोचा कि यार जीवाणुओं का ऐसा तो नहीं कि भोजन अब कम हो गया हो या भोजन ख़त्म हो गया हो, तो 15 दिन के बाद 3 किलो गुड़ 3 किलो आटा हम फिर दे देंगे। अब कई पढ़े लिखे लोग कहते हैं सचान साहब पहले तो बैक्टीरिया आपने कम डाले थे, अब जब ये बढ़ गए हैं, पहले तो 5-5 किलो डाला, अब आपको ज़्यादा डालना चाहिए, अब आप कम क्यों डाल रहे हो? तो आप समझना कि पहले 15 दिन में उन्होंने केवल गुड़ खाया है, अब आगे ये 5 किलो आटा और 3 किलो गुड़, खुराक बढ़ गई है अब, ठीक है ना? 5 किलो आटा 3 किलो गुड़। पहले केवल 5 किलो गुड़ था उनके खाने के लिए, आटा तो अब बना है, तो अब 3 किलो गुड़ और 5 किलो आटा 8 किलो हो गया खाने के लिए। इसके बाद 10 दिन के बाद फिर 2 किलो गुड़ 2 किलो आटा डालेंगे और इसको हिलाते रहेंगे। ये आपका जीवामृत करीब करीब 1.5 महीने में, जैसे मैंने अभी ये बाल्टी चूँकि ये डाला है ना लिक्विड, और कितना डाला है 10 लीटर, तो ये हमारा बन जाएगा 1 महीने में। अगर मेरे यहाँ से कल्चर कोई ले जाएगा 5 किलो सॉलिड फार्म में, तो उसमें 2 किलो 1.5 किलो केवल लिक्विड था, तो उसका बनेगा 2-2.5 महीने में। सीधी सीधी बात है कि बैक्टीरिया कितने थे और भोजन कितना था और समय कितना दिया, उसके आधार पर बैक्टीरिया डेवलप होगा। जब ये बन जाएगा अच्छी तरीके से, तो इसकी पहचान बता दूं। आप इसके पानी में उंगली डालेंगे, छुएंगे और ऐसे ऐसे रगड़ेंगे तो इसमें चिकनाहट, जैसे आयली जैसे तेल हो, चिकनाहट बहुत आ गई है तो समझ लीजिए बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है। या हमने इसमें पानी में हाथ डुबोया और सूंघा, एक स्मेल आई बहुत तगड़ी, फिर मैंने अपने हाथ को साबुन से धुला, 1 बार धुला, 2 बार धुला, 3 बार धुला, 3 बार धुलने के बावजूद भी ये स्मेल जाए ना, समझ लीजिए आपका कल्चर तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, ये कल्चर लेंगे 20 लीटर, जैसे मान लो ये कल्चर तैयार हो गया मान लो, और ये हमारी गोबर की खाद है, सूखी हुई गोबर की खाद है। तो हमने 20 लीटर कल्चर लिया और 1 क्विंटल गोबर की सूखी हुई खाद ली, और उसमें मैंने 20 लीटर ऐसे ये 20 लीटर इसलिए मिला रहा हूँ ताकि इसको जब मैं हाथ से मिला दूँ तो बिखेरने लायक बना रहे। जब आप इसमें ज़्यादा डाल देंगे तो बिखेरने लायक नहीं रहेगा, फिर आपको 1 रात के लिए इसको ससाना पड़ेगा। तो ऐसा बना लेना कि मुट्ठी से जैसे मैं यूरिया की तरह बिखेरूं तो खेत में बिखर जाए। तो हमने ये 1 क्विंटल में 20 लीटर लिक्विड मिला दिया और 1 एकड़ ज़मीन में मैंने इसको फैला दिया। 1 एकड़ में फैलाने के बाद जुताई कर दिया। अब देखिए क्या होता है, इसके जो जीवाणु थे, मैंने बोला ये जाते ही इसमें नाइट्रोजन नहीं है। ये आपने जीवामृत का कल्चर लगाया, जुताई कर दी और गेहूं बो दिया, तो क्या होगा, पड़ोसी ने डाले ये डीएपी, तो डीएपी में होती है नाइट्रोजन, तो आपका खेत दबा रहेगा। चूंकि अभी आपके गेहूं को नाइट्रोजन नहीं मिल रही, ध्यान रखना, स्टार्टिंग में केवल नाइट्रोजन की ज़रूरत थी पौधे को, पत्तियां निकलें, फोटोसिंथेसिस करें और भोजन बनाना शुरू करें। लेकिन चूंकि नाइट्रोजन नहीं है खेत में, इसलिए पड़ोसी की फसल अच्छी दिखेगी, आपको अपनी फसल कमज़ोर दिखेगी। तो आपके मन में क्या आएगा, अरे यार सचान साहब ने कहा था डीएपी डालना नहीं, और हम तो साला बर्बाद हो गए। हम पहले से बता रहे हैं, मेरे तजुर्बे हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, डीएपी बिल्कुल नहीं डालनी, देनी ही नहीं है, लेकिन डीएपी में जो नाइट्रोजन चली गई है वो देनी है। जैसे 1 बोरी जो डीएपी आप दे रहे थे तो उसमें 23 किलो तो फास्फेट थी, 9 किलो नाइट्रोजन थी, तो बुआई के समय में 9 किलो नाइट्रोजन
खेत में डालूँगा, कितनी, और 9 किलो नाइट्रोजन के लिए मुझे 20 किलो यूरिया चाहिए। आप अपने गेहूं में 50 किलो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हो, 2 बार 25 किलो 25 किलो। यूरिया की मात्रा नहीं बढ़ा रहा हूं, आप 50 किलो यूरिया डालेंगे गेहूं में 1 एकड़ में, लेकिन उसकी 3 डोज हो गई। 20 किलो पहले दे दिया, पहली सिंचाई पर 15 किलो और दूसरी तीसरी सिंचाई पर फिर 15 किलो। यूरिया सेम है, 350 रुपये की है, लेकिन 1400 रुपये की DAP आपकी बच गई। और ये ड्रम 10 एकड़ ज़मीन के लिए है। कल्पना करिए अगर कोई किसान 10 एकड़ ज़मीन में गेहूं बोता है तो 10 एकड़ के लिए 10 बोरी DAP खरीदने वाला था, उसने 10 बोरी DAP नहीं खरीदी, 14,000 बच गए। लेकिन इस ड्रम को बनाने के लिए उसका कम से कम 2,000 रुपये का, 1,500, 1,900, 1,800, 2,200 रुपये का गुड़ और आटा लग गया। लेकिन 2-2,5 हज़ार खर्च करने के बाद अगर 14,000 बचते हैं, गेहूं की पैदावार नहीं घटती है, गेहूं की टेस्ट वैल्यू बढ़ती है, हमारी ज़मीन में ह्यूमस बढ़ता है, तो क्या हर्ज है? पैदावार तो नहीं घटी ना, ज़मीन की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी हुई ना। आपने जब वो रोटी खाई तो आपको टेस्टी लगी ना, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई किसान सब्जी करता है और इसने वो डाल दिया, तो ये समझ लीजिए कि उसकी सब्जी में जो भूमि जनित बीमारियां थीं, वो कोई बीमारी नहीं लगेगी। जैसे आज की तारीख में अगर कोई किसान सब्जी की खेती करता है तो 1 एकड़ ज़मीन में वो 30, 40, 50 हज़ार रुपये का पेस्टिसाइड डालता है। लेकिन अगर उसने जीवामृत डाल करके खेती की है तो उसका 30-40 हज़ार का पेस्टिसाइड बच जाता है। अभी आपको दिखाएंगे, आप देखना, यहाँ पर हमारे खेत में कोई बीमारी नहीं है, ना कोई कीड़ा आपको नज़र आएगा, कहीं कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो प्राकृतिक खेती करनी है। और प्राकृतिक खेती में जैसे कुछ लोग कहेंगे, अभी इसी जो मैंने आपके सामने अभी वीडियो बनाई कि आपको बोला कि यूरिया डालनी है, तो कई लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया में, शशांक साहब प्राकृतिक खेती में यूरिया नहीं डाली जाती, और आप किसान को कहते हो यूरिया डालो। तो मैं कहता हूं, अगर किसान को मैं सब कुछ मना कर दूंगा, उसका उत्पादन गिरेगा, तो प्राकृतिक खेती कभी नहीं करेगा वो, इतना दिलेर। लेकिन अगर मैंने उसको पूरी सही बात बता दी तो अब वो प्राकृतिक खेती शुरू करेगा। और क्या करेगा? अभी मैंने DAP मना करी है, फिर वो यूरिया को हटाने के लिए उसके स्वयं दिमाग में एक बार आएगा कि यार यूरिया भी जरा अब अगले साल कम करके देखते हैं। तो अगर वो 25% यूरिया कम करेगा अगली साल, तो यूरिया कम करेगा तब भी पैदावार नहीं गिरेगी। क्यों? अब उसकी ज़मीन में ह्यूमस बढ़ने लगा है। तो अल्टीमेटली जो मैंने कल बताया, परसों बताया, कि खेती का संपूर्ण दारोमदार जमीन के वैभव पर निर्भर है, धरती माता की वैभव पर निर्भर है। और धरती माता का वैभव किस पर निर्भर है? धरती माता का वैभव निर्भर है जीवाणुओं पर और ये बायोमास पर। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे कई किसान देश के पिछले कई साल से ये जीवामृत डाल डाल के खेती कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि हमारा तो उत्पादन साल दर साल, पहली साल तो कुछ ठीक था, दूसरी साल और घटा, तीसरी साल और घटा। क्यों? क्योंकि आप जीवाणु तो डाल रहे हो हर साल। जीवाणु खाएंगे क्या? तो जीवाणु, मैंने बोला कि जीवाणु और ये कार्बनिक पदार्थ, यानी कि देखिए आप, ये जीवामृत हम खेत में डाल रहे हैं रेगुलर, तो जीवाणु तो खेत में डाल रहे हैं, और खेत में जीवाणुओं के खाने के लिए कार्बन नहीं डाल रहे हैं, तो जीवांश कहाँ से बनेगा? ह्यूमस कहाँ से बनेगा? तो दोनों चीज़ें डालनी हैं, ठीक है ना।
कार्बनिक पदार्थ यानी घास फूस खरपतवार पशुओं का मलमूत्र भी डालना है और जीवाणु भी डालने हैं। अब अगला स्टेप कि ये क्या आप जिंदगी भर अब जीवामृत डालेंगे? नहीं, एक बार जीवाणु मेरी ज़मीन में इनाकुलेट हो गए और फिर मैंने ये पता किया कि ये नष्ट क्यों हुए थे, तो नष्ट होने के दो रीज़न हैं। या तो आपके खेत की मेड़ के पेड़ कट गए और अप्रैल मई जून की गर्मी की वजह से नष्ट होते हैं, या आपने उसमें क्लोरोपाइरीफास, फ्यूराडान, थिमेटेंजी, फोरेटेंजी ऐसे खतरनाक रसायन डाले तो नष्ट होते हैं। कई किसान देश में क्या करते हैं कि भावावेश में जीवामृत डाल दिया, उनके खेत में दीमक का कुछ असर दिखता है। हालांकि मैं बार बार कहता हूं दीमक मेरी मित्र जीव है, केंचुए की तरह मित्र है, लेकिन फिर भी अभी जिस किसान को नहीं पता उसको बेचारे ने कहा दीमक लगी, क्या करें, तो फिर क्लोरोपाइरीफास डाला। अभी उसने 10 दिन पहले जीवामृत डाला था और फिर उसने 20 दिन बाद क्लोरोपाइरीफास डाल दिया। अब क्या हुआ? वो जो तुमने डाला था वो फिर बेकार हो गया। तो इस बात को समझना है कि एक बार ज़मीन में अगर जीवाणुओं को इनाकुलेट कर चुके हैं तो वो ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से वो मर जाएं। तो पेस्टिसाइड तो हमको बिल्कुल नहीं डालने, ठीक है ना। दूसरा, खेत की मेड़ पर पेड़ हमको ज़रूर लगाने हैं। जैसे अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ खेत की मेड़ पर खूब पेड़ हैं, तो यहाँ मैं जीवामृत डालूं या ना डालूं? अब हमारे डालने का कोई ज़रूरत, क्योंकि यहाँ जीवाणु मरते ही नहीं हैं। पेस्टिसाइड में डालता नहीं और पेड़ों के नीचे वो जिंदा रहते हैं। जब बरसात होती है, ज़मीन ठंडी होती है, तो पूरे क्षेत्र में वो फैल जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं फिर बताऊं, नाइट्रोजन केवल देनी है। कितने साल? 2 साल, 3 साल, 4 साल। और अगर ये बायोमास आप देते रहे, 1 एकड़ में मात्र 15-20 कुंटल बायोमास हर साल, कितना? 20 कुंटल अगर 1 एकड़ में आप बायोमास देते हो और जीवामृत डालते हो, तो आप देखना तीसरे साल, चौथे साल, दूसरे साल आप फिर यूरिया भी नहीं देंगे और पैदावार घटेगा नहीं घटेगा। तो एक सिस्टम है। अचानक जैसे भाई किसी की आदत पड़ गई ना, जैसे ये बैक्टीरिया है, अब देखो इसको मैं क्या खिला रहा हूँ यहाँ, आटा और गुड़। जब इसको मैं खेत में डालूंगा तो ऑल ऑफ सडन जिस बैक्टीरिया की हैबिट अभी 2 महीने से क्या थी, आटा और गुड़ खाने की, जब खेत में जाएगा ना तो 2-3 दिन तो ये सोचेगा कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। हाँ, यहाँ तो वो वाला यार अच्छा अभी तक खिला रहे थे लोग हमको। तो थोड़ा सा ये इनको शौक लगेगा, लेकिन फिर मरता क्या न करता। उसे मालूम है कि अब तो भैया ठीक है, अब जहाँ है वहीं जियो। फिर ये बायोमास को अपना भोजन बनाने लगेगा। तो अब किसी व्यक्ति को जीवामृत पर कोई संशय नहीं। अब आप कहीं सुनेंगे 72 घंटे में बन जाता है, नहीं बनता है। गाय के मूत्र की ज़रूरत है, नहीं है। गाय के गोबर की ज़रूरत है, नहीं है। कैसे? पिंटू, ये गोबर उठाओ जरा, गाय का गोबर रखा, उठाओ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये गाय का गोबर है, मेरे हाथ में गाय का गोबर है कम से कम 3 किलो। कहते हैं 1 ग्राम गाय के गोबर में 5 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ जीवाणु होते हैं। कितने में? 1 ग्राम में। तो भाई मेरे अगर 1 ग्राम गोबर, ये मेरे हाथ में 1 ग्राम गोबर है, अगर 1 ग्राम गोबर में 5 करोड़ जीवाणु हैं, तो जीवाणु बहुत तेज़ी के साथ इस गोबर को खाएंगे। तो गोबर ये 15 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे दीमक है, अगर दीमक किसी बायोमास में लग जाएगी तो बस 24 घंटे में मिट्टी बन जाएगा। अगर ये गोबर मिट्टी नहीं बन रहा है तो फिर जीवाणु क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तो फिर मैं बताता हूँ। गाय के, भैंस के, घोड़े के, गधे के, हाथी के, आदमी के, सबके गोबर में, मूत्र में, सबके मल में जीवाणु होते हैं। सबके मल में जीवाणु होते हैं।
लेकिन वो जीवाणु दूसरे टाइप के होते हैं, वो हमारे पाचन संस्थान में पाचन की क्रिया में सहायक थे। मल के माध्यम से कि पाचन होते होते मल में पास हो गए, वो निकल आए। ये जो जमीन के जीवाणु हैं ये अलग प्रकार के हैं, क्योंकि जिस बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी आप लाए हो वहाँ तो गाय का गोबर नहीं गया, वहाँ जीवाणु कैसे हैं? जंगलों में 2% ह्यूमस कैसे, वहाँ तो गाय का गोबर नहीं है। तो गाय के गोबर में जीवाणु हैं, लेकिन वो जीवाणु नहीं है जो हमको मिट्टी में ज़रूरत होती है। जैसे पहले जब मैं पढ़ता था तो केवल राइजोबियम जीवाणु पढ़ता था। अब कौन कौन से हो गए? ट्राइकोडर्मा, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, सूडोमोनास, एसेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर, फलाना 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 फलाना। जब तो क्या आज जितने हम 20 जानते हैं 20 ही हैं? ये ज़मीन में 20 लाख प्रकार के हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिंगल बैक्टीरिया, जैसे अभी कहते हैं पीएसबी फास्फेट घोलक जीवाणु, नाइट्रोजन घोलक, ऐसा कोई जीवाणु परमात्मा ने नहीं बनाया। सारे के सारे लोग झूठ बोलते हैं। एक जीवाणु, सिंगल जीवाणु किसी भी काम को अंजाम नहीं दे सकता। जमीन में नाना प्रकार के जीवाणु जब मिल करके कुछ वर्क करते हैं तब जमीन बनती है। आप सोचें ट्राइकोडर्मा से जमीन बन जाएगी, सूडोमोनास से बन जाएगी, माइकोराइजा कमाल कर देगा? नहीं करेगा, और ना करता है। कितने लोग ये कंसोर्सिया और ये लिए घूम रहे हैं बोतलों में, कुछ होता है क्या? तो सिंपल सा, प्राकृतिक खेती में मुझे प्रकृति के पास जाना है, धरती माता के पास जाना है, जंगल में जाना है, और जंगल में जा कर के सीखना है कि जंगल में कोई पानी क्यों नहीं लगाता, जंगल में कोई फर्टिलाइज़र क्यों नहीं डालता, जंगल में कोई बीमारी क्यों नहीं लगती, जंगल में कोई कीड़ा क्यों नहीं लगता। नमस्कार।